जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार नवदीप सर के साथ। वैसे आज के इस टॉपिक में हम लोग कुछ खास बातें जानने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो मेनली स्ट्रक्चर को समझने में ही काफी कुछ हमारा जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब होता है, हम जानना चाह रहे हैं पृथ्वी की संरचना को, कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी की संरचना में क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर कैसे पत्थर पाए जाते हैं और पृथ्वी के अंदर जो पत्थर हैं उन्हीं में से बहुत सारे खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात है, जिस बेसिक सी बात को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हो ना, जैसे अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने कहा है ना कि सिंस पृथ्वी जो है हमारा वो एक स्थलीय ग्रह है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और चूंकि पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है, स्थलीय ग्रह होने के नाते पृथ्वी के अंदर की तरफ आपको पत्थर ही मिलेंगे और पृथ्वी के बाहर की तरफ आपको वायुमंडल मिलेगा। जैसे हम हमारी अर्थ के बारे में अक्सर ये चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से डिफरेंट तरीके के हमें हवाएं देखने को मिल सकती हैं या कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स से ये है हमारी प्लेनेट अर्थ, और इस प्लेनेट अर्थ में अंदर की तरफ चट्टानें यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स ही मिलेंगे। चट्टानें व खनिज, और बाहर की तरफ जो है, यहां बाहर की तरफ आपको वायुमंडल मिलेगा, विच इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब देखो दोस्तों, एक बात हम लोगों ने ये तो समझ ली कि अंदर वाली चीज हमें पढ़नी है, जो हमें अंदर रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं ना, उन्हीं को हमें आज बहुत अच्छे से कवर करना है कि हमारी अर्थ के अंदर की तरफ मौजूद रॉक्स और मिनरल्स किस तरह से कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो जैसे मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं, जिस छोटी सी बात को आप बचपन से वैसे पढ़ते भी आ रहे हो, लेकिन सिंस हम लोग उसकी चर्चा करेंगे तो हमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी। हम लोगों ने पृथ्वी को हमेशा ऐसे ही पढ़ा है कि यार ये जो अर्थ होती है ना हमारी, इसका शेप ऐसा है। ये देखिए, अब आप पूरी तरह से अगर पृथ्वी गोल होती तो पृथ्वी ऐसी होती, परंतु पृथ्वी वास्तविकता में ऐसी ना होकर के ऐसी है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पृथ्वी में चेंजेस हैं, जो पृथ्वी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम इस पॉइंट से हमारी एक्चुअल वाली पृथ्वी को देखें तो एक्चुअल वाली पृथ्वी थोड़ा कम है, एंड एग्जैक्टली अगर हम लोग इस पॉइंट से भी देखना शुरू करें तो हमारी एक्चुअल वाली जो पृथ्वी है वो एक्चुअल पृथ्वी थोड़ी कम है। यानी जो पृथ्वी है हमारी वो कंप्लीट गोला नहीं है। अभी भी आप देखोगे इसमें इतनी छोटी सी डिस्टेंस आपको कम ही मिलती है, और ऐसा क्यों हुआ था ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब अर्थ नई नई बनी थी उसी समय जाकर किसी से टकरा गई थी। एग्जैक्टली किससे टकराई थी ये बात जेम्स और जेफरीज ने नहीं बताई, क्योंकि स्वाभाविक है आज से 450 करोड़ साल पहले कोई भी नहीं था, लेकिन ये टकराने की वजह से ऐसी फ्लैट हुई है, ये हमारी एक परिकल्पना मात्र है। तो ये जो डिस्टेंस गोला होने में कम है, गोला होने में कम होने की डिस्टेंस को कहा जाता है ऑब्लेट। लेस distance for completing a sphere is called oblate। ये याद रखेगा कि गोला होने में कम दूरी जो हमारी पृथ्वी पर है उसे ऑब्लेट कहते हैं, और वो ऑब्लेट कुछ और नहीं बल्कि यही डिस्टेंस है जो गोला ना होकर के थोड़ा सा फ्लैट है पृथ्वी। खैर, इस ऑब्लेट से मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो आपको बड़े अच्छे से याद होगी। मैंने आप लोगों को एक बेसिक बात बताई थी, मैंने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है
हमारी पृथ्वी को हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर, और जियोग्राफी बताते हुए मैंने ये भी कहा था कि जियोग्राफी में दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस या ग्राफिया, अथवा इसको कई बार ग्राफोस भी कहते हैं। हिंदी वाले की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी वाले जियोग्राफी शब्द की बात कर रहा हूं। जियो का मतलब आप सभी ने जाना था कि इसका मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, और दूसरा ये ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है टू एक्सप्लेन एंड राइट, यानी किसी भी चीज के बारे में लिखना। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के बारे में लिखना जियोग्राफी तो है, लेकिन जियो का मतलब ही पृथ्वी होता है, और ये बात हमने ली है ग्रीक भाषा से। ग्रीक लैंग्वेज का मतलब होता है यूनानी भाषा। अब चूंकि हमने ये समझा कि जियो शब्द है जो पृथ्वी को इंगित करता है या पृथ्वी के बारे में बताता है, जियो मींस अर्थ, ये हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, उस सर्कल को हम 360 डिग्री रोटेट कर दें। सर्कल जो होता है, वृत्त जिसको बोलते हैं, वो सर्कल, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने हाथों में एक कड़ा पहनता हूं, तो वो कड़ा एक सर्कल है, या अपने हाथों में लड़कियां चूड़ियां पहनती है ना, वो चूड़ियां एक सर्कल है। उस सर्कल को ऐसे पकड़ के यूं घुमा दो, दैट इज कंप्लीटेड 360 डिग्री, और उस कंप्लीट 360 डिग्री को स्फीयर बोलते हैं। जैसे एक बॉल है ना, एक बॉल जो होती है, बॉल का जो घूमना है वो कंप्लीट 360 डिग्री है, दैट मीन्स एक बॉल स्फीयर है। लेकिन अगर एक स्फीयर घूम रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ को हम लोग कहते हैं कि इट्स लाइक रोटेटिंग स्फीयर, इट इज लाइक रोटेटिंग स्फीयर। और देखो, रोटेटिंग स्फीयर में इसे स्फेरॉइड कहा जाता है। याद रखिएगा, पॉइंट आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिंस अर्थ रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी घूमते हुए गोले जैसी है। तो चूंकि पृथ्वी घूमते हुए गोले जैसी है, और घूमते हुए गोले को हम लोग कहते हैं स्फेरॉइड। स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्फेरॉइड का मतलब होता है घूमता हुआ गोला। इसके लिए हिंदी में शब्द नहीं है, परंतु अंग्रेजी में शब्द है। अब यहां एक पॉइंट जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारी वास्तव में पृथ्वी की शेप स्फेरॉइड होती, पर स्फेरॉइड तो ये वाली शेप है। इस शेप को आप स्फेरॉइड कह सकते हो बिकॉज ये पूरा कंप्लीट स्फेरॉइड ही है। लेकिन ये वाली शेप स्फेरॉइड तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्लेट डिस्टेंस कम है। तो ये जितनी दूरी कम है ना, ये दोनों मिलाकर के ऑब्लेट ही है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप कहिएगा ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सा पोर्शन आता है डिस्कस के लिए कि शेप ऑफ अर्थ क्या है। तो पृथ्वी घूमते हुए गोले जैसी है, परंतु ऑब्लेट डिस्टेंस कम है, इसीलिए शेप ऑफ अर्थ अथवा पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? तो याद रखें, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। अब देखो ऑब्लेट स्फेरॉइड तो आपने कह दिया, चलिए यहां तक मैं मानता हूं कि ठीक भी है। तो ऑब्लेट स्फेरॉइड कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी एक घूमता हुआ गोला जैसी ही है जिसमें ऑब्लेट डिस्टेंस कम है, यानी पृथ्वी हो गई ऑब्लेट स्फीयर। हमारी अर्थ क्या है? हमारी अर्थ ऑब्लेट स्फीयर है। अगर हमारी अर्थ ऑब्लेट स्फीयर है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऑब्लेट स्फीयर के लिए एक शब्द है हमारे पास, जियो। तो आपने ऑब्लेट स्फीयर ऑब्लेट स्फेरॉइड शब्द से हटाया और ऑब्लेट स्फीयर की जगह लिख दिया जियो, तो क्या हो गया? जियोइड। तो पृथ्वी का जो शेप है ना, वो पृथ्वी का शेप आपको जियोइड क्यों मिलता है? GEOID। ये जो जियोइड शेप है, ये जियोइड शेप इसीलिए मिलता है बिकॉज ऑब्लेट स्फीयर शब्द को हटा दिया गया और उसको जियो से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, और आपको हमेशा याद रखना है
कि सिंस अर्थ इज लाइक अ रोटेटिंग स्फीयर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइड बिकॉज इट हैज ऑब्लेट डिस्टेंस लेस। लेकिन एक बात बताएं आपको, इंग्लिश में तो आपने समझ लिया कि पृथ्वी में चूंकि अपने ही ध्रुवों पर चपटी होने की वजह से वो ऑब्लेट दूरी कम है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए, अगर मैं है ना, देखना ध्यान से, यहां पर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना होगा और थोड़े अच्छे से भी समझना होगा। मैं कहूं आपसे कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो आपको पता है ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? ये है एक्चुअली 12,756 किलोमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 12,756 किलोमीटर्स। मैं इसको थोड़ा और सुधार के लिख देता हूं ऐसे, 12,756 किलोमीटर ये है ये डिस्टेंस। और वहीं पर ये है ना, और वहीं पर अगर आप ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वास्तविकता में जहां पर पृथ्वी है और इसकी दूरी कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस है टोटल 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि दोस्तों 21 किलोमीटर यहां पे कम है और 21 किलोमीटर नीचे की तरफ कम है। यानी कि ये जो बफर है ना, ये बफर है 21 किलोमीटर का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्लेट की टोटल दूरी कितनी है, तो आप याद रखिएगा ऊपर नीचे मिला करके 42 किलोमीटर की है। 21 किलोमीटर। ये क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का पोलर डायामीटर कितना है, तो 12,714 किलोमीटर ये हमारी अर्थ का पोलर डायामीटर है। इसे हम लोग कहेंगे ये हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। लेकिन अगर वहीं इक्वेटर डायमीटर कोई पूछ दे, तो इक्वेटर डायमीटर जरूर याद रखिएगा। इक्वेटर डायमीटर है हमारी पृथ्वी का टोटल यहां से लेकर के यहां तक का, और ये इक्वेटर डायमीटर अभी भी 12,756 किलोमीटर ही है। एंड दैट्स इक्वेटर डायमीटर। और इक्वेटर डाया का मतलब हो गया भूमध्य रेखीय व्यास। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को दोस्तों? है ना, 12,756 किलोमीटर वो हमारा इक्वेटर यानी जो हमारी भूमध्य रेखा है वो वाला व्यास है। और ये जो 12,714 किलोमीटर का है, ये 21 किलोमीटर कम होने की वजह से पोलर डायमीटर है। तो एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ आता है एक यहां पर क्वेश्चन कि हम लोग जब हमारे इस पृथ्वी को पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगर हम इस पृथ्वी के अंदर घुसना शुरू करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हम पृथ्वी में जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहां से खोदेंगे तो मिट्टी मिलेगी, और खोदेंगे तो मिट्टी के नीचे और पत्थर मिलेंगे, और खोदेंगे तो हो सकता है बड़े बड़े पत्थर मिलने शुरू हो जाएं। हम जब अपनी मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं तो हमें जो नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं, उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। मैं आपको यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपके डाउट्स को लास्ट में बताऊंगा और आपको वो डाउट रहेगा भी नहीं। देखो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर मौजूद यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें, पृथ्वी के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा ये कहलाती हैं प्लेट विवर्तनिकी। इन्हें प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता है। सो बिग रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड अर्थ आर कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स।
अब चूंकि इनको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते तो हैं, इस प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमको बताया किसने? तो देखो दोस्तों, याद आ रहा होगा वो व्यक्ति जिसका मैंने नाम लिया था, रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर, ये वो व्यक्ति है जिसे माना जाता है कि इसी ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। खैर, रॉबर्ट वैगनर के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को अभी हम समझेंगे आगे चल करके, जब हम महाद्वीप आपको पढ़ाएंगे, कॉन्टिनेंट्स पढ़ाएंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे उसका। अभी फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो जो प्लेट टेक्टोनिक्स बड़ी बड़ी सी चट्टाने हैं ना, उन चट्टानों के ऊपर से प्रेशर पड़ता है। जहां से हम खड़े हुए हैं, यहां से आपको पता है कि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, और ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जितना पृथ्वी के अंदर हम घुसते हैं उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर ऑलमोस्ट बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेंगे वैसे वैसे अंदर की तरफ जो भी पत्थर मौजूद हैं, उन पत्थरों में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से पत्थर पूरी तरह से पिघलने लग जाएंगे। और पत्थर अगर पिघले ना, तो पत्थर पिघलने के बाद लावा बन जाएगा। और लावा जो होता है, या जो मैग्मा होता है, वो आप लोग जानते ही हो क्या है। तो पिघला हुआ पत्थर ही तो है मैग्मा। मैग्मा का मतलब क्या? पिघला हुआ पत्थर, है ना, मॉल्टेन मैग्मा। तो देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम अर्थ में, अब ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है, ये है सिंपल सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ जाओगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज व्हाइल गोइंग इनसाइड। तो यहां एक बात तो याद रखिए कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, दाब व तापमान में वृद्धि। हाँ, एक बात जरूर है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी के एग्जाम में, और वो क्वेश्चन ये था कि जब दाब और तापमान में वृद्धि होती है, तो दाब और तापमान में वृद्धि किस तरह से होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है। कैसे? देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर हम कहें कि जब हम 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर नीचे जा रहे थे, उस टाइम पर टेम्परेचर हर मीटर में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। लेकिन जब हम 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर वाले डिस्टेंस में जा रहे थे, तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस पर मीटर घट रहा था या बढ़ रहा था। तो इसका कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर नीचे जाने पर हो सकता है कहीं पर बहुत तेजी से घटे या बढ़े, हो सकता है कहीं पर धीरे धीरे घटे या बढ़े। पॉइंट समझो आप। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, अर्थ के नीचे जाने पर टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने का रेट हर जगह पर सेम हो। कई बार टेम्परेचर एक जगह पर बहुत तेजी से भी बढ़ सकता है, और कई बार टेम्परेचर एक जगह पर धीरे धीरे भी बढ़ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नीचे जाने पर टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली बढ़े। यानी तापमान बढ़ने की दर प्लस माइनस हो सकती है, परंतु तापमान डेफिनेटली बढ़ेगा, प्लस ही होगा। क्लियर हुआ ना? ये एक क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रेट ऑफ टेम्परेचर while going inside the earth, ऑप्शन में नंबर 1 डिक्रीजेस, नंबर 2 इंक्रीजेस, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, और चौथा ऑप्शन आपका फेवरेट नन ऑफ दीज। और अगर इस बार नन ऑफ दीज पर टिक किया होता तो गलत हो जाता, बिकॉज इंक्रीज भी नहीं होता है रेट ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि किसी जगह पर फिजिकल कॉम्पोजिशन कैसा है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, दुनिया भर के जितने भी खनिज होते हैं, यही सब खनिज हमारी पृथ्वी के अंदर हैं, और तो कुछ है नहीं। चट्टाने हैं, चट्टाने टूटती रहती हैं, साल दर साल चट्टाने इरोड होकर के या टूट करके वेदरिंग होकर के मिट्टी बना देती हैं। तो जो आपको ये मिट्टी मिली है, जिस मिट्टी पर आप फसल उगाते हैं, ये मिट्टी भी आखिर चट्टानों से ही तो बनी है।
रॉक्स फ्रेगमेंट वेदरिंग हुई, उनमें लगातार निक्षालन हुआ और उसके बाद मिट्टी बन गई। मिट्टी में अब आप कहते हो फास्फोरस की कमी है, अब आप कहते हो पोटाश की कमी है, तो फर्टिलाइजर लाते हो, मिला देते हो, फिर कोई भी चीज उगा लेते हो। ऐसे तो चट्टानों पर भी छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, कई बार ऐसी जगह उगाता है जहां पे पत्थर होता है, पर पत्थर में पीपल का पेड़ उगाता है। क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर खनिज होते हैं, जो पत्थर है, वही पत्थर बाद में चल के मिट्टी बन जाता है। क्लियर हुआ ना? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब दाब व तापमान में नीचे जाने पर वृद्धि हो रही है, पर इसके 3 अलग अलग लेयर्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं। और 3 जो अलग अलग लेयर्स हैं उनमें से पहली लेयर है जिसे कहा जाता है क्रस्ट, हिंदी में कहा जाए तो भू परपटी। दूसरी लेयर है अंदर की तरफ जाने पर जिसे कहते हैं मेंटल, हिंदी में कहा जाए तो इसे मेंटल ही कहा जाता है, ये मेंटल नहीं मेंटल है। और तीसरी लेयर है जो सबसे अंदर की तरफ मौजूद है, इसे कोर कहा जाता है। कोर को कई बार कोर और कई बार अंतरम भी कह देते हैं। तो इसका मतलब पृथ्वी में केंद्र से सबसे बाहर वाली परत क्रस्ट है, थोड़ा अंदर बीच वाली मेंटल है और सबसे अंदर वाली कोर है ना? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है हमारी, यहां पर तो मिट्टी है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे खनिजों का, मिनरल्स का फिजिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे खनिजों का भौतिक वर्गीकरण बदलेगा, उनकी भौतिक संघटक चेंज होते रहेंगे। ऐसे में कहीं पर तापमान बढ़ता हुआ बहुत तेजी से प्रतीत होगा, कहीं पर तापमान बढ़ता हुआ बहुत धीरा प्रतीत होगा। और धीरे या तेजी से तापमान बढ़ने की दर हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज के रूप में दिखाई जाएगी। इसीलिए करेक्ट आंसर होता है कि तापमान बढ़ने की दर कभी बढ़ भी सकती है और तापमान बढ़ने की दर कभी घट भी सकती है। पर दर किसकी है? तापमान बढ़ने की ही है। तापमान बढ़ ही रहा है, कभी तेजी से तो कभी धीरे से, पर तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा टेम्परेचर विल ऑलवेज इंक्रीज बट द रेट ऑफ टेम्परेचर मे वेरी, it may either decrease or increase, but the rate of temperature change will keep on increasing. ठीक है, बहुत बढ़िया सा लॉजिक था ये। खैर देखिए दोस्तों, मेरा जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में या जो इस छोटी सी थ्योरी में जब हम भूपर्पटी, मेंटल और कोर की बात करते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा वही चीज। आप देखिएगा, हाँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस हमारी पृथ्वी में हमने क्या किया, इसका सेंटर ढूंढा कि माना कि ये है सेंटर, ठीक है, बीचों बीच। और इस सेंटर में हम पृथ्वी का इतना टुकड़ा मानते हैं कि हम अलग कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं। तो चलो, इतना सा जो टुकड़ा हमने काटा, उस टुकड़े को कैसे अलग करेंगे? तो लेट्स से ये इतना सा हमारा टुकड़ा है, ठीक है। अब ये जो इतना टुकड़ा हमने अलग किया है हमारी पृथ्वी में से, इस टुकड़े में कहां पर क्या मौजूद है? तो देखो दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इतना पोर्शन कहलाएगा ऊपर वाला क्रस्ट। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इतना कहलाएगा मेंटल, और नीचे वाला जो है वो कहलाएगा कोर। तो इसका मतलब ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। अब इसी कोर, मेंटल और क्रस्ट के बीच में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको हम आपके सामने ऐसे ही प्रदर्शित कर दें। जैसे हमने कहा कि भाई यहां से हमने ये इतना हिस्सा निकाला, ठीक है, ये। अब देखो, अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। डायग्राम हमारे पास मौजूद है इसके, और ये देखिए, जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है, उस सतह के ऊपर ये पहाड़, मैदान, नदी, झरने सब कुछ आपको दिखेंगे। फिर इसी सतह पर महासागर भी आपको दिखेगा, और महासागरों की गहराई होती है।
औसत गहराई कितनी है? 3.5-4 किलोमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा गहरे तो महासागर होते नहीं हैं। ओशियन की जो डेप्थ है, ओशियन की डेप्थ 3.5 अथवा 4 किलोमीटर के आसपास होती है, एवरेज की बात कर रहा हूं। ऐसे गहरा होने को तो 11-11 किलोमीटर भी गहरा है कई जगहों पर। अब देखो दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर हम सरफेस पे खड़े हैं जहां पे समुद्र का पानी लेवल पे है, तो उस सरफेस में नीचे जाने पर हम समुद्र के अंदर जाएंगे, उस सरफेस से ऊपर जाने पर हम मैदानों की ओर जाएंगे, पठारों की ओर जाएंगे और फिर पहाड़ों की ओर जाएंगे। तो मतलब माउंट एवरेस्ट पे अगर हम खड़े हैं तो हम अपनी पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पे खड़े हैं, है ना? लेकिन अगर मुंबई में हम समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, रेत पे, इसका मतलब हम ऑलमोस्ट समुद्र के लेवल पे हैं। और फिर हम मेरियाना ट्रेंच में जाके घुस गए अगर सबसे नीचे, इसका मतलब हम अर्थ के सबसे निचले पॉइंट पे हैं सरफेस पे ही। तो हमारी सरफेस की बात जब हम कर रहे हैं, तो हमारी सरफेस की बात में सबसे निचला पॉइंट, देखो दोस्तों, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? सरफेस में हमारी जो सतह है, उस सतह की ही बात करें पृथ्वी के, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और आप सभी लोग जानते हो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। दिस इज द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद इसमें जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो सबसे निचला पॉइंट है, वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच का मतलब मेरियाना गर्त, और गर्त का मतलब हमारे प्रशांत महासागर का सबसे निचला हिस्सा। यानी कि अगर इसकी डेप्थ देखिए तो एनसीईआरटी के हिसाब से 11,022 मीटर इसकी डेप्थ है। लेकिन ये किससे नापी आपने डेप्थ और किससे नापी आपने ऊंचाई? तो ये नापी हमने समुद्र के लेवल से। तो जो समुद्र का लेवल है ना दोस्तों, उसी समुद्र के लेवल यानी जल स्तर से हमने माप लिया, और उस जल स्तर को समुद्र तल कहा जाता है। नाम सुनने में ऐसा लगता है समुद्र का तल, बट वो समुद्र तल नहीं है, वो मीन सी लेवल कहलाता है, उसको कहते हैं माध्य समुद्र तल। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आप देखते हो ना, प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगा होता है पीले कलर का, जिसपे काले से आपके रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है, रेलवे स्टेशन के नीचे, नाम के नीचे कभी देखिएगा, उसमें लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, लिखा रहता है ना, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। ये जो हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल लिखा होता है, इसका मतलब वो हमारे मुंबई के पानी को सी लेवल मानता है, और मुंबई के पानी के सी लेवल से नीचे और मुंबई के पानी के सी लेवल के ऊपर। तो मुंबई के पानी के सी लेवल से 8,848.86 मीटर ऊपर है एवरेस्ट, और इसी मुंबई के पानी के सी लेवल से 11,022 मीटर नीचे है मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, पापुआ न्यू गिनी के पास। मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी आगे चल करके लोकेशन बता दूंगा, पापुआ न्यू गिनी मैप दिखाऊंगा तो मैप से बताऊंगा आपको। तो सी लेवल से ऊपर और सी लेवल से नीचे, दैट मींस ये हुआ मीन सी लेवल का कंसेप्ट। मीन सी लेवल, इसे ही हिंदी में कहा जाता है माध्य समुद्र तल, और माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अथवा माध्य समुद्र तल से गहराई। ये इससे ऊपर की तरफ, इससे नीचे की तरफ। दोस्तों अब बताइए, यूनिवर्स का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन अभी आपको ज्यादा समझने में आसानी हो रही है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट खत्म होकर के फैक्ट्स बढ़ते जाएंगे। फैक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं कि हम पृथ्वी को खोद रहे हैं। अब देखो, पृथ्वी को अंदर की तरफ खोदना शुरू किया। अब मैंने कहा कि ऊपर की तरफ तो आपको मिट्टी मिली, लेकिन जैसे ही आप और खोदोगे, आपको और खोदने से तो बड़े बड़े पत्थर मिलने लगेंगे, और नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो सब कुछ पिघल जाएगा। ये एस्थेनोस्फीयर जो आपको दिख रहा है ना, ये एस्थेनोस्फीयर पूरी तरह से पिघला हुआ है। एस्थेनोस्फीयर कंप्लीटली मॉल्टन है, ये पिघला हुआ है ये। और एस्थेनोस्फीयर इसलिए पिघला है क्योंकि ऊपर से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब देखिए,
जैसे ही और नीचे गए एस्थेनोस्फीयर के, तो फिर मेंटल का हिस्सा फिर से शुरू हो गया। अब ये जो मेंटल का हिस्सा है एस्थेनोस्फीयर के नीचे वाला, वो सॉलिड है। फिर और नीचे गए तो मेंटल का निचला हिस्सा है वो भी सॉलिड है। फिर अंदर का जो हिस्सा है आउटर कोर और इनर कोर वाला, वो आज तक ठंडा ही नहीं हो पाया। पृथ्वी टूट के अलग हुई थी, बाहर का हिस्सा तो ठंडा हो गया, अंदर का हिस्सा आज तक ठंडा नहीं हो पाया। तो अंदर का हिस्सा ठंडा नहीं हुआ, इसीलिए आज भी जो आउटर कोर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह पिघला हुआ है। और जो इनर कोर वाला हिस्सा है, पिघला तो ये भी है, लेकिन अंदर की तरफ आयरन और निकल जैसे इतने भारी तत्व मौजूद हैं, इतने ज्यादा हैवी मेटल्स हैं आयरन और निकल जैसे, कि यहां कभी भी मैग्मा इधर उधर होता ही नहीं, मूव ही नहीं होता। तो इट इज मॉल्टन बट बिहेव्स लाइक सॉलिड। ये मॉल्टन है, लेकिन मॉल्टन होने के साथ साथ सॉलिड की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो अभी इनकी हम डेप्थ को जानेंगे कि इनकी डेप्थ कितनी है, कितने कितने पर जाने पर क्या क्या परिवर्तित होता है। लेकिन एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि अगर मान लें आपका एक ये कमरा है और आपका एक ये कमरा है, आपने कैसे सेपरेट किया कि कमरा मेरा वाला बेडरूम है और मेरी सिस्टर वाला बेडरूम है? दो कमरों को सेपरेट कैसे करते हैं? दीवार से, है ना? कोई चीज जो कंटिन्यूअस है, उस कंटिन्यूअस चीज को तोड़ा किसने? डिसकंटिन्यूटी ने। ऐसे ही ये जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, इन लेयर्स को अलग अलग किया हुआ है डिसकंटिन्यूटीज ने। तो इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एंड देन उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्पटी। वास्तव में अगर भूपर्पटी को देखा जाए ना, तो भूपर्पटी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका जिसे हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को दोस्तों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। मैं अभी आगे चल करके बताऊंगा आपको कि इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों कहते हैं। अपर क्रस्ट का मतलब ऊपरी भूपर्पटी, और ऊपरी भूपर्पटी को कहा जाता है महाद्वीपीय भूपर्पटी। ओशियानिक क्रस्ट होता है नीचे वाला हिस्सा। तो जो लोअर क्रस्ट है वो लोअर क्रस्ट कहला जाएगा ओशियानिक क्रस्ट। और देखो दोस्तों, ये जो ओशियानिक क्रस्ट है ना, ओशियानिक क्रस्ट के बारे में बता दें आपको, इसे कहते हैं हम लोग निचली भूपर्पटी। इसे कहा जाता है महासागरीय भूपर्पटी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो कैसे इसको ये इस नाम से बुलाते हैं, उसके पीछे एक बहुत अच्छा सा रीजन है। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना? ये अर्थ की सरफेस में यहां तो ऐसे पहाड़ वहाड़ हैं, ये देखो यहां, लेकिन इस पहाड़ के नीचे यहां तक तो ये महासागर भी है। मतलब इतने हिस्से में तो पानी है और ऊपर बाकी पहाड़ हैं। क्लियर? तो ये जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पूरे क्रस्ट के पोर्शन की, उसमें ये जो महासागरों की गहराई है ना, इसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लोअर क्रस्ट। ये लोअर क्रस्ट वाला हिस्सा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहां पर महासागर है, जहां पे पानी है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्रस्ट। अब बताइए समझ में आया? महासागरों की गहराई से ऊपर का जितना पोर्शन है वो सब महाद्वीपीय भूपर्पटी है, और महासागरों की गहराई से नीचे वाला जितना पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। क्लियर हुआ? एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, मैंने यहां पर गलत लिख दिया है क्या? हो माय गॉड, सॉरी दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा आपको एक चेंज करना पड़ेगा, है ना? मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया। इट्स अ पार्ट। देखो जो ओशियन का हिस्सा है
वो ओशियानिक क्रस्ट होगा ना। ये अपर वाला क्रस्ट जो है ये ओशियानिक है, प्लीज इसको यहां पर अपडेट कीजिए। ये ओशियन का हिस्सा है तो ओशियानिक क्रस्ट है। और फिर ओशियन के नीचे वाला जो है, ये याद रखिए, लोअर क्रस्ट वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे महाद्वीपीय, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंटल। सॉरी, जस्ट वर्ड का मिस्टेक हुआ है। तो ऊपरी हिस्सा ओशियन वाला है तो ओशियानिक क्रस्ट, और निचले हिस्से में चूंकि जमीन वाला हिस्सा है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं अपर क्रस्ट में, जो ऊपर वाला क्रस्ट का हिस्सा है ना, ये सरफेस ऑफ जिसमें आता है, हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हम क्या नीचे थोड़ी ना रहते हैं पृथ्वी के। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको सुधार लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अपर क्रस्ट जो है वो ओशियानिक है और लोअर क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी। तो अपर क्रस्ट को हम लोग कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। निचली भूपर्पटी इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय और ऊपर वाली को कहा जाएगा महासागरीय। महाद्वीपीय भूपर्पटी और इसे कहा जाएगा महासागरीय भूपर्पटी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना? तो बीच अभी बीच में इनका कुछ तो सेपरेट होगा, सेपरेट तो हुआ है। जैसे देखिए, क्रस्ट के बाद हम लोग बात करते हैं मेंटल की। मेंटल का मतलब होता है ना, मेंटल का मतलब होता है बीच वाला पोर्शन। अब मेंटल में देखिए, एक तो हिस्सा हो गया इसका अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया? वो हो गया निचला मेंटल, लोअर मेंटल। इसे हम लोग कहते हैं निचला मेंटल। फिर ऐसे ही है, जो कोर है जिसको हम लोग अंतरम कहते हैं, अंतरम के साथ भी यही है। अंतरम में भी जो बाहरी हिस्सा है उसे कहा जाता है आउटर कोर, इसे कहते हैं बाह्य क्रोड़। कोर को कई बार क्रोड़ लिख दिया जाता है, अथवा इसको हिंदी में अंतरम तो लिखते ही हैं। और ये जो अंतरम है, इसके नीचे वाले पोर्शन को, यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है, उसको कहते हैं इनर कोर। इनर कोर का मतलब हो गया आंतरिक क्रोड़। आंतरिक क्रोड़, और क्रोड़ को जैसा कि मैंने कहा आपको अंतरम भी लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि वास्तव में क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन तीन हिस्सों में बटे, दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, तीनों दो दो हिस्से में बटे हैं। लेकिन अब यह आपको थोड़ा समझना होगा, और यहां पर एक जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट आपको यहां पर देखना होगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा आपको यहां पे? मैंने आपको यहां पर जो पॉइंट दिया है वो ये है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर का जो हिस्सा है, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर का हिस्सा किस तरह से बदला जाएगा, जो ये किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में आएगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा पार्ट है, सबसे पहले पार्ट आता है हमारा ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, है ना? तो ओशियानिक क्रस्ट और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हम लोग तो पॉइंट पर पहुंचे, और उसके बाद फिर हम लोग ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के पॉइंट पर पहुंचे, और बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ के पॉइंट पर पहुंचे। अब देखिएगा, इसके बीचों बीच वाले पोर्शंस को कोई ना कोई तो सेपरेट कर ही रहा होगा। अगर ये सेपरेटेड है तो सेपरेटेड क्यों है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो जैसा मैंने कहा कि दो जो रूम्स होते हैं, वो दो रूम्स, है ना, दो रूम्स डिवाइड होते हैं किससे? तो दो रूम डिवाइड होते हैं एक सेकेंड, हाँ, वेट कीजिएगा।
हाँ, 2 रूम डिवाइड किसमें होते हैं? तो 2 रूम डिवाइड होते हैं एक दीवार से। वैसे ही यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, तो ये जिससे अलग होता है उसे कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। कोनराड डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं हिंदी में कोनराड असंबद्धता। इसे क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन है जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का है। ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पोर्शन है इसे कहा जाता है मोहो, अथवा इसको कहा जाता है मोहरोविसिक असंबद्धता। तो मोहो असंबद्धता अथवा इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है। फिर तीसरा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये आपस में अलग होते हैं रेपिटी। ये याद रखिएगा, ये जो रेपिटी असंबद्धता है, ये रेपिटी असंबद्धता अथवा इसे हम लोग कहते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, उससे अलग होते हैं। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर कैसे अलग होते हैं? तो ये जिससे अलग होते हैं दोस्तों, ये लोअर मेंटल और आउटर कोर का जो हिस्सा है ये अलग होता है वेरी सिंपली। एक सेकेंड, हाँ कहां चले गए? हाँ, ये अलग होते हैं गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से। गटेनबर्ग असंबद्धता यानी गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और फिर उसके बाद जो अगला पोर्शन है आउटर कोर और इनर कोर का, आउटर कोर और इनर कोर आपस में अलग होते हैं और ये दोनों अलग होते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी से। लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो जो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है इसे हिंदी में लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटीज जो हैं उन्हीं डिसकंटिन्यूटीज की वजह से ही जो पोर्शन है वो पोर्शन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो 2 पार्ट का पोर्शन है वो 2 पार्ट का पोर्शन इनमें से अलग होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। यार मैंने फिर से ना उसको गलत ही कर दिया है। देखो, इट इज जस्ट गेटिंग मिस्ड आउट इन माय माइंड कि मैंने उसको महासागरीय, मैंने सही लिखा था वो पहले, ये मुझे अभी भी देखने में समझ में आ रहा है। महासागरीय मतलब महासागर के नीचे वाला ही होता है। प्लीज इसको सुधार लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ये थोड़ा सा स्किप हो गया था मेरे दिमाग से और मेरे में खुद ही मैस हो गया। ये सही था, महाद्वीपीय और महासागरीय, एकदम सही है ये। बताइए एकदम करेक्ट लिखा था मैंने। इट जनरली डजंट हैपन बट इट हैज हैपेंड टुडे। इसको क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो देखो दोस्तों, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यही है कि ओशियन के नीचे वाला जो पोर्शन है ये पूरा ओशियानिक है और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब आप कभी देखते हो कि जो महासागरों की गहराई वाला क्षेत्र है, यहाँ जहां तक महासागर है, इस महासागर वाले पोर्शन तक, एक बार फिर से ध्यान से इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये जो महासागर तक वाला पोर्शन है, इस महासागर तक वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, और इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये ऊपरी हिस्सा कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है अपर लेयर, यूसी, ऐसे याद रखना, यूसी यानी कि कॉन्टिनेंटल। और इसके नीचे का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं ओशियानिक। इसको ओशियानिक क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको लोअर क्रस्ट बोलते हैं, OL, लोअर क्रस्ट। ये मेस्ड अप हो गया, ठीक है। तो हाँ, आप जो कंफ्यूज हुए ना, उसका कंफ्यूजन का सही आंसर अभी आप फटाफट से देख लो। ये जो अभी लिखा हुआ है एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ये मेरे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी, मैं उसको एक साथ रखने के चक्कर में यहाँ पर
इसको मिस आउट कर दिया। एक्चुअली मुझे पिक्चर एक्सप्लेन करनी थी, ये वाली जो पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो, इसमें सियाल, सीमा और नाइफी, ये 3 अलग-अलग पोर्शंस मिलते हैं और ये जो 3 अलग-अलग पोर्शंस मिलते हैं, ये 3 अलग-अलग पोर्शंस अलग-अलग पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पर ये देखिए, कोनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपीटी, गटनबर्ग और लेहमन। अगर आप इसको थोड़ा-सा एक ट्रिक में रखना चाहो ना, तो आप इसको CMRGL के हिसाब से रख सकते हो। ये जो CMRGL के हिसाब से होता है, ये कोनराड, मोहो, रेपीटी, गटनबर्ग और लेहमन। CMRGL ऐसे याद रखोगे तो ये अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में आ जाएगा कोनराड, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आ जाएगा मोहो, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आ जाएगा रेपीटी, फिर आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में आ जाएगा गटनबर्ग, और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आ जाएगा लेहमन। इस तरह से 5 ये जो डिसकंटिन्यूटी हैं, ये 5 डिसकंटिन्यूटीज का कंसेप्ट याद रखना है बस। और दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो अपर क्रस्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऊपर कॉन्टिनेंट होता है तो ऊपर कॉन्टिनेंटल, नीचे महासागर होता है तो नीचे वाला महासागरीय। ऐसे याद रख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे बस ये कुछ चीजें मिक्स करनी थी इसमें, बिकॉज मैं यहाँ पे सियाल, सीमा को भी एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको कि जो क्रस्ट होता है ना भूपर्पटी, इसको बोलते हैं हम लोग सियाल। अच्छा, इसको सियाल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम खूब पाया जाता है इस क्रस्ट वाले पोर्शन में। क्रस्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम खूब पाया जाता है, दैट्स वाई इसको सियाल बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को। और इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस है, मान करके चलिए कि लगभग ज्यादा से ज्यादा इसकी थिकनेस 100 किलोमीटर हो सकती है, एवरेज थिकनेस इसकी 35 किलोमीटर के आसपास तक है। तो आप ये मान के चलो कि जो ये महाद्वीपीय भूपर्पटी है, ये 0 से लेकर के 5 किलोमीटर गहराई तक, और बाकी ये जो महासागरीय भूपर्पटी है, ये 5 से लेकर के 35 किलोमीटर की गहराई तक एवरेज। फिर वैसे ही जैसे ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है, तो ये आप मान करके चलिए कि ये 35 से लेकर के, यहां पर इनफैक्ट मैं कलर चेंज करता हूं इस पेन का, ये वाला जो हिस्सा है ये 35 से लेकर के लगभग 1700 किलोमीटर की गहराई तक वाला हिस्सा होता है, और जो निचला मेंटल होता है ये 1700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाला हिस्सा होता है। अगर आप मानो बाहरी कोर को, तो बाहरी कोर लगभग 2900 से लेकर के 4900 किलोमीटर तक के गहराई वाला हिस्सा है अंदर की तरफ। और अगर आप इस आंतरिक क्रोड को माने तो ये 4900 से लेकर के लगभग 6370 या 6376, जो भी आता है आंसर, उतने किलोमीटर तक की गहराई का हिस्सा है। यानी हम बात कर रहे हैं अर्थ के रेडियस की लगभग। तो ये गहराई सबकी क्लियर हो गई ना कि 0 से 5 किलोमीटर अपर क्रस्ट एवरेज, एवरेज बता रहा हूं मैं। लोअर क्रस्ट जो है वो 5 से 35 किलोमीटर अंदर की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से फाइनल इसको याद कर लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मेरे दिमाग में होता है कभी कभी चीजें ना, कई बार मैं नाम भूल जाता हूं, तो इट मे हैपन। अपर क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल कहते हैं, यूसी। अपर क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल इसलिए कहते हैं, या ऊपरी भूपर्पटी को महाद्वीपीय इसलिए कहते हैं क्योंकि महाद्वीप ऊपर है और महासागर नीचे है। तो महासागर नीचे है इसलिए लोअर क्रस्ट ओशियानिक कहलाएगा, निचली भूपर्पटी कहलाएगा। क्लियर? फिर इनकी जो एवरेज गहराई है वो एवरेज गहराई यही है। अब ये 100 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? 100 किलोमीटर ऊपर नीचे होना आम बात है, तो ये औसत गहराई से 100 किलोमीटर ऊपर नीचे। लेकिन अब देखो, यहां पे मैं आपको एक पॉइंट जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये था कि हम लोग क्रस्ट के पोर्शन को देखें, और क्रस्ट के पोर्शन के साथ साथ हमने ये भी देखा कि क्रस्ट के पोर्शन को आप यहां तक देखते हो, प्लस क्रस्ट के पोर्शन के निचले हिस्से की बात कर लो, तो निचले हिस्से में जो हमारे ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है देखिएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा वास्तव में ऊपरी मेंटल का ही है। ये अपर मेंटल, ये ऊपरी मेंटल का हिस्सा है। क्लियर है ना?
और मैं कह रहा हूं आपसे कि ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये एवरेज है। एवरेज बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब औसत गहराई की बात कर रहा हूं। हो सकता है 100 किलोमीटर का डिफरेंस भी मिले, 50-100 किलोमीटर का डिफरेंस कई अलग अलग जगह पर मिल सकता है, डिपेंड करेगा उस पर। तो जैसा कि मैंने कहा, जो अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल का पोर्शन है, वो ऊपरी मेंटल का पोर्शन पूरी तरह से सॉलिड है ये। फिर उसके सॉलिड पोर्शन के बाद देखिए, बीच में आता है एक ऐसा पोर्शन जहां पर चट्टानें ऊपरी दबाव की वजह से पिघल गई हैं। तो ये जो चट्टानों के पिघले हुए वाला पोर्शन है, इस पिघले हुए वाले पोर्शन को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में वैसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, पर एग्जाम में दुर्बलता मंडल नहीं, कई बार हिंदी ही लिख के दे देता है एस्थेनोस्फीयर। क्लियर हुआ ना? सियाल मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम। तो अभी मैं आपको सिलिका और एल्यूमिनियम के बारे में बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एस्थेनोस्फीयर है, इसके ऊपर वाले पोर्शन में जो क्रस्ट का हिस्सा है और मेंटल का हिस्सा है, यहां पर सिलिका एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सिलिका और एल्यूमिनियम ही है केवल, ना ना, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, बाकी अन्य खनिज भी मौजूद हैं। तो ये लिथोस्फीयर वाला जो पोर्शन है, इस लिथोस्फीयर वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग स्थल मंडल। ये है स्थल मंडल, और स्थल मंडल क्रस्ट को मिला के बना है, और क्रस्ट के साथ साथ ऊपरी मेंटल के हिस्से को मिला करके भी बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन स्थल मंडल का है, क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला पोर्शन। अब देखो, एस्थेनोस्फीयर के नीचे से लेकर के और गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी वाला जो पोर्शन है, वो मेसोस्फीयर है। एक बार ध्यान से रखिए, देखिए, अब मैं आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया कि सियाल का मतलब हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। मेंटल में अधिकतर सीमा पाया जाता है, और सीमा का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। वैसे तो Mg लिखना चाहिए था, पर ठीक है, इन्होंने Ma लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और फिर अंतरम जो है, यहाँ इसे कहते हैं नाइफी। इसका मतलब यह है कि निकेल और फेरस की मात्रा इस जगह पर ज्यादा पाई जाती है, और निकेल और फेरस का मतलब होता है निकेल और आयरन की मात्रा ज्यादा है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो निकेल और आयरन की मात्रा यहां पर ज्यादा मौजूद है। तो अब यहां जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को जरा सा ध्यान से समझिए कि अपर क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ऊपरी भूपर्पटी जिसे महाद्वीपीय भूपर्पटी कहते हैं, उसमें और लोअर क्रस्ट में आमतौर पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा। इसी को ऊपरी मेंटल के साथ मिला करके बना हुआ है स्थल मंडल। फिर बीच में है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल की जो डिस्टेंस है ना, वो है 80 से लगभग 200 किलोमीटर तक हमारी पृथ्वी के नीचे की तरफ। हमारी जो पृथ्वी के नीचे 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर गहराई तक जाएंगे ना, तो उतने डिस्टेंस में ये पूरा पिघला हुआ लावा है। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा, अथवा इसे कहते हैं पिघला हुआ लावा। अच्छा, लावा मतलब पृथ्वी के बाहर आने पर लावा कहलाता है, अंदर रहता है तो मैग्मा कहलाता है, बस इतना ही अंतर है। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? लिथोस्फीयर का मतलब हो गया क्रस्ट का हिस्सा प्लस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला मेंटल का सॉलिड हिस्सा। याद रखिए, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का जो मेंटल का सॉलिड हिस्सा है, वो लिथोस्फीयर बनाता है। तो यहां है ना, यहां इसी स्थल मंडल को, या मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से, लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? क्रस्ट प्लस सॉलिड मेंटल अबव एस्थेनोस्फीयर। क्लियर हो गया सभी को? फिर एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर तो मोल्टेन मैग्मा है, ये देखिए। फिर एस्थेनोस्फीयर के नीचे वाला ये पूरा पोर्शन सॉलिड है, लोअर मेंटल तक,
फिर आउटर कोर ही है जो लिक्विड है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस वाले पूरे पोर्शन को इन्होंने अपनी तरफ से एक नाम दिया है और वो है मीजोस्फीयर। और ये मीजोस्फीयर है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। क्लियर हो गया ना सभी को? तो देखो दोस्तों, ये मध्य मंडल है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और मॉल्टेन मैग्मा अर्थात पिघला हुआ लावा जो हम आपको बता रहे हैं, ये मध्य मंडल भी सॉलिड है, तो इसको भी हमने सॉलिड लिख दिया। यानी कि लिथोस्फीयर भी सॉलिड, ये फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर जो है ये मॉल्टेन है, यानी कि ये पिघला हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मीजोस्फीयर, ये भी सॉलिड। और फिर देखिए नीचे की तरफ आउटर कोर और इनर कोर का जो हिस्सा होता है, आउटर कोर और इनर कोर के हिस्से को कहा जाता है बेरिस्फीयर। और बेरिस्फीयर में आउटर कोर सॉलिड की लिक्विड या मॉल्टेन की तरह बिहेव करती है, मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, लेकिन जो अंदरूनी है वो अंदरूनी सॉलिड की तरह ही बिहेव करती है। तो इसलिए सॉलिड की तरह बिहेव करती है क्योंकि वो हिस्सा पूरी तरह से टफ है, एकदम वो हिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर जहां पर मैंने लिखा स्थलमंडल, वो स्थलमंडल का मतलब क्या हुआ? स्थलमंडल का मतलब हुआ कि भूपर्पटी प्लस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर दुर्बलता मंडल के ऊपर का ठोस मेंटल। बस ये पूछा जाता है, इतना जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। काफी टाइम हो गया यार। तो आज आपके डाउट्स तो नहीं ले पाए अभी, बट आपके डाउट्स को एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। मेरी कंफ्यूजन के लिए रियली आई एम सॉरी। थोड़ा सा हो जाता है कई बार स्किप होती चीजें। आज पहली बार ऐसा हुआ है, इन जनरल ऐसा होता नहीं, दिमाग में 3-4 चीजें एक्स्ट्रा चल रही थी। ठीक है, तो इतना सारा पोर्शन आप लोग याद रखिए, इतने सारे पोर्शन को पढ़िए, और जो मैंने आपको बताया है उसकी सारी थ्योरी यहां पर दे दी है, प्लीज इस थ्योरी को रेफर कीजिएगा। ये जैसे देखिए, क्रस्ट भूपर्पटी कितनी थिक है, कहाँ पे कहाँ से क्या क्या है, ये प्लीज इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसको सब कुछ आप लोग मेंटल को देखिएगा, डिसकंटिन्यूटी, कोर, सब कुछ बता दिया है आपको, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लास्ट में। जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जब आप हल करेंगे तो इनका आंसर आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आंसर ए है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर है बी, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर है डी, ऐसे। ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे तक हम ये क्लासेस को रखते हैं। सैटरडे एक्स्ट्रा क्लासेस तभी रखते हैं जब बहुत रिक्वायर्ड होती है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू दोस्तों, ख्याल रखो, जय हिंद।